साथियों नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पहले से ही पता है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा हाल ही में रीट के सिलेबस में साइकोलॉजी वाले पोर्शन में एक नया टॉपिक जोड़ा गया है एनईपी 2020। एनईपी 2020 से विगत प्रतियोगी परीक्षाओं में किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं एवं किस किस प्रकार के प्रश्न बनने की संभावना रहेगी, उन सारे प्रश्नों की एमसीक्यू सीरीज लेकर मैं लोकेश डागुर आपके अपने YouTube चैनल पॉलिटी गुरुजी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पुनः हाजिर हूं। पीछे स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं रीट के सिलेबस में हाल ही में जो नया टॉपिक जोड़ा गया है एनईपी 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से रिलेटेड जितने भी डाउट्स आपके हैं वो सारे आज की क्लास में क्लियर होने वाले हैं। आपको बस वीडियो में अंत तक बने रहना है। ज्यादा से ज्यादा अपने जो साथी हैं जो रीट की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को आप शेयर करेंगे। जिन साथियों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जैसे ही YouTube पर वीडियो डले आप सभी को मिल जाए। बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं टॉपिक की ओर और आज की क्लास का पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। पहला प्रश्न, एनईपी 2020 किसकी अध्यक्षता में तैयार की गई? 5 विकल्प आपके सामने हैं और पांच ही विकल्प आपको ओएमआर सीट में भी मिलने वाले हैं, क्योंकि अब की बार ओएमआर सीट में 5 विकल्प का प्रावधान है और उसी प्रकार से प्रश्नों को डिजाइन किया गया है। 5 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 के कस्तूरी रंगन, ऑप्शन नंबर बी एम एस स्वामीनाथन, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर राजीव कुमार, ऑप्शन नंबर डी धर्मेंद्र प्रधान, ऑप्शन नंबर ई अनुत्तरित प्रश्न। अगर आप किसी प्रश्न का आंसर देने में सक्षम नहीं है तो आपको ऑप्शन नंबर 5 ऑप्शन नंबर ई ओएमआर में फिल करके आना है। क्लियर है? इस बात को बिल्कुल भूलना नहीं है। पहले की तरह नहीं कि आप भाई ठीक है नेगेटिव मार्किंग है आपने प्रश्न को नहीं किया है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप कौन सा 5वां विकल्प फिल करके आएंगे। चारों विकल्पों को आप एक बार अच्छे से पढ़ें। एनईपी 2020 किसकी अध्यक्षता में तैयार की गई, थोड़ा सा इस पर बात कर लें। एनईपी 2020 से पहले आपको पता है जो शिक्षा नीति आई थी वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति कौन सी आई थी? सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी और वो कौन सी थी? 1968। पहली अगर शिक्षा नीति आई है तो वो 1968 में आई है। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हुआ करती थी। कौन थी? इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। अगर मैं इसकी बात करूं इसके बाद दूसरी शिक्षा नीति भारत में आती है तो दूसरी शिक्षा नीति आती है 1986 में और इस समय हमारे पीएम हुआ करते थे राजीव गांधी। कौन थे? राजीव गांधी। जो नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है वो आई है 2020 में। 2020 में जो शिक्षा नीति आई है ये किसकी अध्यक्षता में तैयारी की गई? ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर है, क्योंकि एनईपी 2020 के लिए जो कमेटी बनाई गई थी उस कमेटी के अध्यक्ष थे के कस्तूरी रंगन। कौन थे? के कस्तूरी रंगन। ऑप्शन नंबर बी पर थोड़ा मैं चर्चा कर लूं कि हो सकता है प्रश्न पटक हो सकता है। एम एस स्वामीनाथन को आप हरित क्रांति का जनक कहते हैं। क्या कहते हैं? हरित क्रांति का जनक। अगर राजीव कुमार की मैं बात करूं तो राजीव कुमार वर्तमान में कौन है? आपके सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं डॉक्टर राजीव कुमार। धर्मेंद्र प्रधान उस समय कौन हुआ करते थे? शिक्षा मंत्री हुआ करते थे, है ना। एमएचआरडी के द्वारा ये जो 2017 में कमेटी बनाई गई थी, एमएचआरडी है ना, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा इस कमेटी का गठन किया गया नई शिक्षा नीति के लिए। 2017 में इस कमेटी का गठन होगा जून 2017 में और ये जो कमेटी है इसकी अध्यक्षता करेंगे कौन? के कस्तूरी रंगन। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आशा करता हूं पढ़ाने का जो तरीका है वो आपको समझ में आ रहा होगा, मेरा पढ़ाना भी आपको क्लियर हो रहा होगा। एक भी प्रश्न एक भी डाउट एनईपी 2020 से आपका इस क्लास में रहने वाला नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2 है नई शिक्षा नीति 2020 को कब लागू किया गया? 5 विकल्प हैं। ऑप्शन नंबर ए 29 जुलाई 2020, ऑप्शन नंबर बी 29 जून 2020, ऑप्शन नंबर सी 29 अगस्त 2020, ऑप्शन नंबर डी है 29 जनवरी 2020 और ऑप्शन नंबर ई है अनुत्तरित प्रश्न, है ना। 5 विकल्प आपको दिए गए हैं। 5 विकल्प में से आपको एक विकल्प का चयन करना है। थोड़ी सी बात कर लें एनईपी 2020 और अभी जैसा कि पहला प्रश्न था उसमें एक कमेटी बनेगी और वो कमेटी का गठन होता है जून 2017 में।
कमेटी का गठन करने वाला जो मंत्रालय है वो है MHRD, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा इस कमेटी का गठन होता है नवीन शिक्षा नीति पर अपने प्रस्ताव या विचार विमर्श करने के लिए। इस समिति का गठन होगा। इसके बाद ये जो कमेटी है 31 मई 2019 को अपनी रिपोर्ट सौंप देगी। कब सौंप देगी? 31 मई 2019 को इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी है। क्लियर कर लें। हाँ भाई, 31 मई 2019 को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और इसके बाद इसकी जो लागू होगी वो होगी 29 जुलाई 2020। 29 जुलाई 2020 को इस जो NEP 2020 है इसको लागू कर दिया जाएगा। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 29 जुलाई 2020। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? पहले कमेटी गठन होगा जून 2017 में के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में यह कमेटी बनेगी। उसके बाद इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपेगी 31 मई 2019 को और उसके बाद 29 जुलाई 2020 को इस NEP 2020 को लागू कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है L2 2022 में यह प्रश्न पूछ लिया गया है। NEP 2020 के तहत स्कूली शिक्षा को कितने स्तरों में बांटा गया है? 5 विकल्प आपके सामने हैं। पांचों विकल्पों को आप देखें। पहला है 2, 3, 4, 5 और ऑप्शन नंबर ये है अनुत्तरित प्रश्न। आपने अगर आप इस प्रश्न का आंसर देने में असमर्थ हैं तो आपको 5वां विकल्प चयन करना है। बार बार बता रहा हूं। NEP 2020 के तहत स्कूली शिक्षा को कितने स्तरों में बांटा गया है? देखो NEP 2020 का जो फॉर्मूला है ना वो रट लेना है बेटाओ। 5 3 3 4 53 34 का फॉर्मूला है जो NEP 2020 के अंतर्गत इस कमेटी ने सौंपा है। अब ये फॉर्मूला क्या है? देखो 5 की बात करें तो 5 है फाउंडेशनल स्टेज। क्या है भाई? फाउंडेशनल स्टेज है 5। इसके बाद जो है 3 वो है प्राइमरी स्टेज। क्या है? प्राइमरी स्टेज है। इसके बाद जो 3 है वो मिडिल स्टेज है और इसके बाद जो 4 है ना वो है आपकी सेकेंडरी स्टेज है। कौन सी है? सेकेंडरी स्टेज है। ये आपका 53 34 का फॉर्मूला है। यहां से काफी सारे प्रश्न बनने की संभावना रहेगी एग्जाम में। किस किस प्रकार के प्रश्न बनेंगे सारे प्रश्न आपको इस क्लास में मिलने वाले हैं। क्लियर है? तो 53 34 का फॉर्मूला है। देखो ये जो 5 वर्ष है ना ये आपके 3 वर्ष तो हैं LKG UKG एंड नर्सरी वाले। एक तरह से मैं कहूं तो इसमें आप बाल वाटिका है ना, बाल वाटिका शुरू की जा चुकी है। आपको पता होगा महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम विद्यालयों में और ये NEP 2020 का ही पार्ट है। इसके बाद जो 2 वर्ष है वो पहली और दूसरी क्लास के हैं। क्लियर है? 1 और 2। इसके बाद ये जो बालक है ये 3 4 और 5 अर्थात 5वीं तक जाएगा तो ये 3। इसके बाद ये 6 7 8 इसका मतलब 3 और इसके बाद 9 10 11 12 ये आपकी सेकेंडरी स्टेज और ये आपका फॉर्मूला है 53 34। तो कितने स्तरों में बटा है भाई? 5 3 3 और 4 स्तरों में। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होने वाला है। क्लियर है? 53 34 का फॉर्मूला रट लेना है। 5 किस किस प्रकार से हैं? इसमें प्री प्राइमरी सेक्शन है 3 साल का और 1 और 2 क्लास को सम्मिलित किया गया है। इसमें आप FLN भी पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे? FLN फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। ये भी एक टॉपिक है बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान NEP 2020 का। इसको भी लेकर आऊंगा है ना। तो ये FLN है। ये 5 3 3 4 53 34 का फॉर्मूला है। 4 स्तर है NEP 2020 में शिक्षा के। नेक्स्ट प्रश्न आज की क्लास का ये भी L2 2022 में पूछा गया प्रश्न है। NEP 2020 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, उत्तर प्रदेश। अनुत्तरित 5 विकल्प आपके सामने हैं। आपको 5 विकल्पों में से एक विकल्प का चयन करना है। इस प्रश्न की अगर मैं बात करूं, देखो NEP 2020 की अभी बात आई थी। NEP 2020 अगर भारत में लागू की बात करें तो 29 जुलाई 2020 को, कब? 29 जुलाई 2020 को ये भारत में लागू हो गई। लेकिन शिक्षा किसका विषय है? शिक्षा किसका विषय है? शिक्षा अगर आप सूची जब देखते हो कौन सी अनुसूची में?
7वीं अनुसूची में, किसमें? 7वीं अनुसूची में शक्तियों का विभाजन है, और शक्तियों का विभाजन कैसे है? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ऐसे ही है। और शिक्षा किसका विषय है? तो शिक्षा बेटाओ समवर्ती सूची का विषय है। किसका है? समवर्ती सूची का विषय है शिक्षा। इसको भारत की बात करें 29 जुलाई 2020, लेकिन अलग अलग राज्यों में ये धीरे धीरे लागू हो रहे हैं। राजस्थान में अभी तक इसको लागू नहीं किया गया है, लेकिन प्रक्रिया को एक चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है। जैसे अभी मैंने बात की, सरकारी जो विद्यालय है उसमें नर्सरी, एलकेजी, बाल वाटिका के रूप में ओपन कर दिए हैं, है ना। ईसीसी भी इसी में आएगा, एफएलएन भी इसी में आएगा, एनटीटी भी इसी का पोर्शन है। तो ये सारे है ना, राजस्थान में इसको चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है। राजस्थान में अभी तक लागू नहीं है, लेकिन एनईपी 2020 को लागू करने वाला अगर भारत के पहले राज्य की बात करें, ऑप्शन नंबर 1 कर्नाटक इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कर्नाटक ही वह राज्य है जिसने एनईपी 2020 को भारत में सर्वप्रथम लागू किया है। क्लियर है? बहुत अच्छा प्रश्न रहेगा, इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं। एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है आज की क्लास का, और एनईपी 2020 से एक भी डाउट आपका इस क्लास में रहने वाला है नहीं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ये भी टीचर L2 2022 में पूछ लिया गया प्रश्न है। एनईपी 2020 में राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र को क्या नाम दिया गया है? राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र को क्या नाम दिया गया है एनईपी 2020 में? 5 विकल्प है। दिशा दिया है, दीक्षा दिया है, निखार दिया है, परख दिया है या अनुत्तरित प्रश्न। पांचों विकल्पों से एक विकल्प का आप चयन करेंगे। दिशा, दीक्षा, निखार और परख। इसमें से देखो ये दीक्षा है ना, परख है, इनकी आपको फुल फॉर्म भी रट लेनी है। फुल फॉर्म भी पूछ सकता है एग्जामिनर। जैसे दीक्षा की बात करें तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, ये इसकी फुल फॉर्म है ना। तो ये जो राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र रखा है ना, इसको नाम दिया गया है इसके अंतर्गत परख। क्या नाम दिया है? परख। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। एक बार और परख वगैरह सबकी आप फुल फॉर्म लिख सकते हैं कहीं पर। देखो दिशा है ना, दीक्षा सॉरी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, ये इसकी फुल फॉर्म है। इसी में आप एक निष्ठा भी सुनोगे। निष्ठा की ट्रेनिंग जो ट्रेनिंग मॉड्यूल जो है वो निष्ठा कार्यक्रम के तहत जो हमारे शिक्षकगण हैं, उन शिक्षकों को निष्ठा के तहत ऑनलाइन ट्रेनिंग भी प्रदान की जा रही है निष्ठा प्लेटफॉर्म पर। नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट, ये निष्ठा की फुल फॉर्म है। अगर मैं बात करूं परख की, जो राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र है एनईपी 2020 में, उसकी देखो ये इंपॉर्टेंट है परख। कंफ्यूज हो सकते हो आप इसमें। परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, ये आपकी परख की फुल फॉर्म है। इसको भी याद आपको रखना है। मैंने अभी लास्ट जो प्रश्न पूछा था वो क्या था? राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र को क्या नाम दिया है एनईपी 2020 में? इसका सही उत्तर होगा परख। क्या नाम दिया है? परख। नेक्स्ट प्रश्न आज की क्लास का, और नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। एनईपी 2020 का प्रमुख उद्देश्य क्या है? गोल क्या है? भाई जो गोल निर्धारित किया है एनईपी 2020 को लाने के पीछे, वो गोल क्या है एक्चुअल में एनईपी 2020 का? 5 विकल्प हैं। पहला है शिक्षा बिना बोझ के, दूसरा है लर्निंग द ट्रेजर विद इन, ऑप्शन नंबर सी है भारत को वैश्विक स्तर पर ज्ञान की महाशक्ति बनाना, और शिक्षा के जेंडर गैप को कम करना, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर ई अनुत्तरित प्रश्न। 5 विकल्प आपके सामने हैं। पांचों विकल्प में से आप एक विकल्प का चयन करेंगे। ये जो एनईपी 2020 है ना, इस एनईपी 2020 को लाने के पीछे हमारी जो सरकार है, उस सरकार का उद्देश्य क्या है? आप जब पहला विकल्प देख रहे हैं शिक्षा बिना बोझ के, तो आपको एक याद आ रहा होगा एनसीपी 2005, डॉक्टर यशपाल समिति, है ना। एनसीपी की फुल फॉर्म भी पहले खूब पूछी गई है। एनसीएफ और एनसीएफ 2005। एनसीएफ की फुल फॉर्म थी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। क्या थी? करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा। और एनसीएफ 2005 जो लाने वाली जो कमेटी थी ना,
उस कमेटी के अध्यक्ष थे डॉक्टर यशपाल, इसलिए इस कमेटी को डॉक्टर यशपाल समिति के नाम से भी जानते हैं। यह है एनसीएफ 2005 और इसका जो गोल था वो था बिना बोझ के शिक्षा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए ये तो है ही नहीं, बिना बोझ के शिक्षा है तो एनसीएफ का है। लर्निंग द ट्रेजर विद इन, यूनेस्को ने एक रिपोर्ट जारी की थी, उसका ये टाइटल था यूनेस्को। अगर यूनेस्को की फुल फॉर्म की बात करें तो यूनेस्को की फुल फॉर्म हो जाएगी, देखो यू से बनेगा यूनाइटेड, एन से बनेगा नेशंस, यूनाइटेड नेशंस, यूनेस्को। एजुकेशनल, ई से बनेगा एजुकेशनल, एस से बनेगा साइंटिफिक, क्या बनेगा साइंटिफिक, है ना, एंड कल्चरल, सी से बनेगा कल्चरल और ओ से बन जाएगा ऑर्गेनाइजेशन। ये आपकी यूनेस्को की फुल फॉर्म है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकती है। यूनेस्को ने एक रिपोर्ट जारी की थी एजुकेशन से रिलेटेड, उसका टाइटल जो था वो था लर्निंग द ट्रेलर विद इन। तो ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, भारत को वैश्विक स्तर पर एनईपी 2020 का जो मुख्य जो गोल है, उद्देश्य है, वो एम है भारत को वैश्विक स्तर पर ज्ञान की महाशक्ति के रूप में उभारना। क्लियर है? यह है ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न पर चले। नेक्स्ट प्रश्न है ये रहा, एनईपी 2020 के अनुसार स्कूली शिक्षा का ढांचा क्या है? इस पर थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन नंबर 2 जब आया था शिक्षा के स्तर वाला था ना, शिक्षा के कितने स्तर थे? तो शिक्षा के स्तर थे 4, इस पर हमने चर्चा कर ली थी, ये थी ना 53-34 वाला फॉर्मूला। तो इसमें ज्यादा नहीं, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी ई 53-34 ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। 53-34 इससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, जैसे देखो अभी ये प्रश्न आ गया, शिक्षा का ढांचा क्या है, इससे आपको स्तर भी पूछ लेगा, कितने स्तर है भाई, आपका आंसर हो जाएगा सर 4। अगर इस 5 को डिफाइन करवाए तो 5 क्या है भाई, ये प्राइमरी स्टेज नहीं है बल्कि कौन सी है, फाउंडेशनल स्टेज है। कैसी स्टेज है? फाउंडेशनल स्टेज है, जिसको आप प्री प्राइमरी स्टेज कह सकते हो। क्या कह सकते हो? प्री प्राइमरी स्टेज भी कह सकते हो। ये आपका 53-34 का फॉर्मूला है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एनईपी 2020 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए? ये पूछना चाह रहा है आपसे कि भाई जो हमारी नवीन शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, वो प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम क्या बताती है कि मातृभाषा में शिक्षा होनी चाहिए, या बालक को विदेशी भाषा सिखानी चाहिए, या बालक को हिंदी में हमको पढ़ाना है, या बालक को अंग्रेजी में पढ़ाना है, या बालक को हमें किसी क्षेत्रीय भाषा में अध्ययन करवाना है, या इनमें से कोई नहीं? ये आपका प्रश्न है, आपको बताना है। तो रट लेना है, प्राथमिक स्तर पर एनईपी 2020 केवल और केवल मातृभाषा, क्या कहता है, मातृभाषा के रूप में, मातृभाषा से ही बालक को पढ़ाना है। जो वो दिन प्रतिदिन अपने घर के आंगन में जिस प्रकार की भाषा का यूज कर रहा है ना, उसी भाषा में आपको बालक को पढ़ाना है, ताकि उसको ज्यादा से ज्यादा समझ विकसित हो। और वैसे भी प्राथमिक स्तर पर वो कहते हैं FLN, क्या है? इसका मतलब है फाउंडेशनल, क्या है, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, मतलब केवल बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान, बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान यदि आपने बालक को दे दिया ना, इसका मतलब आप एक अच्छे अध्यापक हो। यह है आपका बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान। प्राथमिक स्तर पर केवल और केवल हमको बालक को यही पढ़ाना है, ज्यादा ये नहीं कि साहब बहुत ऊंचे स्तर की लेवल की पढ़ाई करवा रहे हो, नहीं। गवर्नमेंट भी यही चाहती है कि आप स्टेज बाय स्टेज बालक का विकास करें। प्राथमिक स्तर की अगर हम बात करें तो प्राथमिक स्तर पर मनसा है, गवर्नमेंट का उद्देश्य है कि बालक जिस घर के आंगन में जिस भाषा को सीखता है, उसी परिवेश में, उसी भाषा में उस बालक को पढ़ाना चाहिए, ताकि वह बालक ज्यादा से ज्यादा सीख सके। इसलिए ऑप्शन नंबर ए मातृभाषा शिक्षा का माध्यम क्या हो गया कि जो अपने घर के आंगन में जिस भाषा में बात कर रहा है, उसी भाषा में उस स्कूल में भी आप उसको पढ़ाओ। यह है आपका FLN, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी। ये प्राथमिक स्तर पर यदि आपने अचीव कर लिया ना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि रहेगी। यह है एनईपी 2020, जिसमें प्राथमिक स्तर पर शिक्षा केवल और केवल मातृभाषा में आपको
देनी है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9 है, एनईपी 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा के लिए कौन सा प्राधिकरण का गठन किया गया है? HECI, यूजीसी, एनसीटी, एनसीईआरटी या अनुत्तरित? आपको एक बार पांचों विकल्प देखने हैं। एनईपी जो 2020 है ना, वो शिक्षा के लिए कौन से प्राधिकरण का, उच्च शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा की बात की है इसमें। उच्च शिक्षा के लिए यूजीसी की बात करता है, HECI की बात करता है, एनसीटी की बात करता है, एनसीईआरटी की बात करता है। एक बार इनकी फुल फॉर्म आप देख लें। HECI क्या है? देखो एक एक फुल फॉर्म आपको हो सकता है, फुल फॉर्म से प्रश्न पूछ ले एनईपी 2020 में, तो एक एक फुल फॉर्म आपको आनी चाहिए। सबसे पहले HECI की बात इसमें हुई है, तो देखो H से क्या बन जाएगा? H से बन जाएगा हायर, E से बन जाएगा एजुकेशन, हायर एजुकेशन, C से बन जाएगा कमीशन ऑफ इंडिया, और ये है आपका HECI, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। इसके बाद इसमें बात आई है NCTE, किसकी बात आई है? NCTE, तो N से बनेगा देखो नेशनल, नेशनल, C से बनेगा काउंसिल, क्या बनेगा? C से बन जाएगा काउंसिल, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ये आपका हो गया नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, ये एनसीटीई की। इसमें बात हुई है यूजीसी, तो यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूनिवर्सिटी, ये हो गया आपका यूनिवर्सिटी, यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। एक इसमें आया था एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी से देखो एन से बनेगा नेशनल, सी से बन जाएगा काउंसिल, नेशनल काउंसिल, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल, ई से बन जाएगा एजुकेशनल, आर से बन जाएगा रिसर्च, और टी से बन जाएगा रिसर्च एंड ट्रेनिंग, क्या बन जाएगा? रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये फुल फॉर्म भी आपको आनी चाहिए। HECI बहुत सारी फुल फॉर्म एनईपी 2020 में है, जिसमें आप ECC पढ़ोगे, आपको FLN भी पढ़ना है, आपको NTT है, HECI है, आपका NCERT है, आपका UGC है, आपका ये NCT है ना? ये फुल फॉर्म भी पूछ सकता है एग्जामिनर, तो ये याद होनी चाहिए। अगर उच्च शिक्षा की बात करें एनईपी 2020 में ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होने वाला है HECI। ये इसका गठन किया गया है उच्च शिक्षा के लिए एनईपी 2020 में, और इसमें आ भी रहा है HECI का मतलब हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन, तो हायर एजुकेशन मतलब उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा, तो हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, HECI का गठन किया गया है एनईपी 2020 में उच्च शिक्षा के लिए। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है आज की क्लास का, एनईपी 2020 के अनुसार ग्रेड 6 से किस प्रकार की शिक्षा को जोड़ा गया है? मतलब कहने का मतलब यह है, ग्रेड 6 आपने जब फॉर्मूला पढ़ा था ना 5 3 3 4, तो इसमें ग्रेड कहां थी? 5 तक तो ग्रेड थी, देखो 5 तक ग्रेड क्या थी? 5 तक थी नर्सरी थी, LKG, UKG, 1 और 2, ये 5 हो गई। 3 में आए थे तो उसके बाद 3 4 और 5 ग्रेड। इसके बाद नेक्स्ट जो 3 था वो था 6 7 8, अर्थात आपका जो तीसरा स्तर है, और तीसरे स्तर में आपकी ग्रेड 6 7 और 8। ग्रेड 6 में किस प्रकार की शिक्षा प्रदान की जाएगी? एनईपी 2020 पूछता है व्यावसायिक, औपचारिक, अनौपचारिक, कौशल परक या अनुत्तरित। ऑप्शन नंबर ए व्यावसायिक शिक्षा, आपको कोडिंग डिकोडिंग सिखाना भी स्टार्ट कर दिया जाएगा ग्रेड 6 में। ये है आपकी एनईपी 2020। एनईपी 2020 ये है व्यावसायिक शिक्षा, आपको कक्षा 6 से स्टार्ट हो जाएगी। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है आज की क्लास का, एनईपी 2020 के अनुसार किस वर्ष तक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने का लक्ष्य रखा गया है? मतलब शिक्षा को आप सार्वभौमिक बनाने का लक्ष्य रख रहे हैं एनईपी 2020 में, और एनईपी 2020 का प्रमुख उद्देश्य क्या है? वो है भारत को वैश्विक स्तर पर ज्ञान की एक महाशक्ति के रूप में उभारना।
तो उसके लिए जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि आप शिक्षा को सार्वभौमिक बनाना चाहते हैं, इसका लक्ष्य कौन से ईयर तक है? 2024, 2025, 2028, 2030 या ऑप्शन नंबर ई जो भी है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 2030। 2030 तक सार्वभौमिक बनाने का लक्ष्य रखा गया है शिक्षा को एनईपी 2020 में। नेक्स्ट प्रश्न पर बात कर लें एक बार। एनईपी 2020 में डिजिटल शिक्षा के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है, लॉन्च किया गया है? डिजिटल शिक्षा, देखो डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा प्रदान किया जाएगा, बिल्कुल सही है, क्योंकि आपने कोरोना काल में देखा भी था। कोरोना काल के बाद डिजिटल प्लेटफॉर्म में जिस प्रकार का एक तरह से एकदम से इंक्रीज हुआ है डिजिटल प्लेटफॉर्म, तो वो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म एनईपी 2020 में कौन सा विकसित किया गया है? दीक्षा है, निष्ठा है, राइज है, सक्षम है या ऑप्शन नंबर ई है? चारों विकल्प, पांचों विकल्प आपके सामने हैं। 5 विकल्प में से इसका एक विकल्प सही है, आपको चयन करना है, दीक्षा, निष्ठा, राइज या सक्षम। एक बार इनकी फुल फॉर्म आप देख लें। दीक्षा की डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, निष्ठा की बात करें नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट है। अगर मैं बात करूं राइज की, राइज इविटिलाइजिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिस्टम इन एजुकेशन। इसके बाद है सक्षम स्टिमुलेटिंग एडवांसमेंट नॉलेज फॉर सस्टेनेबल हेल्थ मैनेजमेंट। ये चारों की फुल फॉर्म है, आप एक बार देख लें, है ना। ये आर है रिविटलाइजिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिस्टम इन एजुकेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है राइज की। अब चलते हैं इस प्रश्न की ओर, और इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए दीक्षा। दीक्षा प्लेटफॉर्म है जिस पर सारा का सारा आपको डिजिटलाइजेशन रूप में मिलने वाला है। अगर निष्ठा की बात करें तो निष्ठा भी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, लेकिन ये ट्रेनिंग का प्लेटफॉर्म है। किसका है? इसके अंतर्गत आपको ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म है, जो टीचर्स है ना, उन टीचर्स की एंड जो स्कूल हेड्स हैं, एचएम वगैरह हैं, प्रिंसिपल हैं, उनकी ट्रेनिंग के लिए इसको डिजाइन किया गया है। लेकिन डिजिटल शिक्षा के लिए जिस प्लेटफॉर्म को डिजाइन किया गया है, लॉन्च किया गया है, विकसित किया गया है, वो है दीक्षा पोर्टल है। दीक्षा पोर्टल एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है एजुकेशन का, जो एनईपी 2020 में विकसित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, यस एक मिनट, यस क्वेश्चन नंबर 13 है, एनईपी 2020 के तहत कौन से स्तर पर कोडिंग सीखने की शुरुआत की गई है? अभी हाल ही में हमने 53-34 का फॉर्मूला बार बार आ रहा है, 53-34 फॉर्मूला हमने बात की थी, और 53-34 फॉर्मूला के अंतर्गत जो तीसरा स्तर है, 4 स्तरों में से तीसरा स्तर जो है, जो कक्षा ग्रेड 6, ग्रेड 7 और ग्रेड 8 की बात करता है, इस ग्रेड में मैंने अभी बताया था ग्रेड 6 से ही आपको व्यावसायिक शिक्षा और कोडिंग डिकोडिंग आपको सिखाना शुरू कर दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी, ग्रेड 6 से कोडिंग सिखाना शुरुआत होगी, ग्रेड 6 से ही व्यावसायिक शिक्षा की शुरुआत होगी। और ग्रेड 6 53-34 के अंतर्गत कौन से स्तर का फॉर्मूला है? तो तीसरे स्तर का है। तीसरे स्तर पर ग्रेड 6, 7 और 8 को रखा गया है एनईपी 2020 में। बहुत अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ईसीसीई एनईपी 2020 में, जिसकी बार बार मैं बात कर रहा हूं ना, 53-34 के अंतर्गत ये जो 5 साल वाला फॉर्मूला है ना, इस पर ज्यादा फोकस किया है गवर्नमेंट ने। इसमें ज्यादा फोकस है बालक के प्री प्राइमरी सेक्शन जो है ना, उस प्री प्राइमरी स्टेज पर डेवलपमेंट को लेकर सरकार ज्यादा फोकस कर रही है। 53-34 में आएगा ईसीसी, जो 5वां पहली स्टेज है, फाउंडेशनल जो स्टेज है बच्चे की, उस फाउंडेशनल स्टेज को विकसित करना है ईसीसीई। इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, एवरी चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन, अर्ली केयर एंड चाइल्डहुड एजुकेशन, अर्ली केयर एंड चाइल्ड एजुकेशन, या ऑप्शन नंबर ई। पांचों विकल्प में से आप देखेंगे ईसीसीई, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, और अभी हाल ही में ये कोर्स भी चल रहा है ईसीसीई और एनटीटी। बहुत जल्दी आपको रीट के बाद इसकी भी वैकेंसी देखने को मिलेंगी, ईसीसी, तो इस कोर्स को भी आप कर सकते हैं। इसमें जो एनटीटी और ईसीसी से जो प्री प्राइमरी सेक्शन स्टार्ट किए ना अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने, जिसमें बाल वाटिका की शुरुआत की जा चुकी है। प्राइवेट स्कूलों में आप देखते थे, अभी प्राइवेट स्कूलों में आप देखते थे नर्सरी चलती थी, नर्सरी,
LKG एंड UKG जो होती थी ना, उसी की तर्ज पर अब सरकारी विद्यालयों में भी बाल वाटिका की शुरुआत की जा चुकी है। और बाल वाटिका के लिए जो कोर्स लगेगा, कोर्स से सिलेक्शन होगा, वो ECC है। और ECC की फुल फॉर्म है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। नेक्स्ट प्रश्न आज की क्लास का है, NEP 2020 के अनुसार 53-34 की नई व्यवस्था किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए है? भाई 53-34 है, लेकिन 53-34 का जो फॉर्मूला है ना, उसमें एज भी रखी है क्या NEP 2020 में? बिल्कुल सर, उसमें एज भी रखी है। कौन सी एज का बालक है जो 5, 3, 3, 4 फॉर्मूले में फिट होगा? 1 से 18 तक, 3 से 18 तक, 6 से 18 तक, या 5 से 18 तक, या ऑप्शन नंबर ई। देखो 53-34 NEP 2020 कहती है, NEP 2020 कहती है कि जो बालक 3 वर्ष का हो चुका है, क्या हो चुका है? 3 वर्ष या उससे अधिक। इससे पहले हम देखते थे कि भाई बालक 6-7 वर्ष का हो जाता था। हम बताएं 6-7 साल से पहले बालक को स्कूल भेजते ही नहीं थे, लेकिन अब आप देख रहे हो 3 साल के बच्चे को ही कहां भेज दिया जाता है? स्कूल में भेज दिया जाता है। गवर्नमेंट भी इस पर काम कर रही है। 3 वर्ष या उससे अधिक जो बालक एज का बालक है, उसको आप आंगनबाड़ी या बाल वाटिका में भेजना है। कहां भेजना है? आंगनबाड़ी या बाल वाटिका। यह है आंगनबाड़ी और बाल वाटिका। 3 साल से लेकर, और 3 में आप जोड़ लो 5, 8, 8 में आप जोड़ लो 3, 11, 3 फिर 3 जोड़ लो 14, और फिर 4 जोड़ लो। देखो सबसे पहले 3 साल का बालक है। 3 साल में सबसे पहली स्टेज है 5 साल की, तो 3 और 5 8। 8 के बाद कौन सी स्टेज है? 8 के बाद जो स्टेज है वो है 3। तो 8 के बाद बालक कितना हो गया? 11। 11 के बाद कौन सी है? 3। 11 + 3 = 14 हो गया। 6, 7, 8 में पहुंचते पहुंचते, और 14 + 4 9, 10, 11, 12 4 साल करेगा, मतलब 18 साल का हो जाएगा। यह है आपकी ऑप्शन नंबर बी। 53-34 का फॉर्मूला आयु वर्ग रखा गया है 3 से लेकर 18 साल तक। क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न, NEP 2020 में प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर तक में 100% सकल नामांकन अनुपात का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2025, 26, 2019, सॉरी 2029 है ये, 2029 या 2030। देखें आप, अभी थोड़ी देर पहले भी हमने सार्वभौमिक जो लक्ष्य प्राप्त करना है हमको शिक्षा का, वो शिक्षा का सार्वभौमिक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए एक डेडलाइन घोषित की है, और वो डेडलाइन है 2030। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कि हमको सकल नामांकन जो अनुपात है ना, उसको 2030 तक हर हाल में हर संभव प्रयास करना है, उसको प्राप्त कर लेना है। उसकी डेडलाइन सरकार के द्वारा घोषित की है 2030। नेक्स्ट प्रश्न है, NEP 2020 के अनुसार शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का कितना प्रतिशत खर्च किया जाएगा? भाई सरकार NEP 2020 में ऐसा मानना है कि सरकार शिक्षा पर जो हमारी GDP है ना, उस GDP का कितना प्रतिशत अकेली शिक्षा पर खर्च करेगी। 5 विकल्प है, 5%, 6%, 7%, 8, या ऑप्शन नंबर ई। आप देखें भाई NEP 2020 में स्पष्ट रूप से ये बताया गया है कि शिक्षा पर GDP का 6% खर्च किया जाना है। कितना है? 6%। ऑप्शन नंबर बी। 6% आपकी जो सकल घरेलू उत्पाद है ना, GDP है भारत की, उस भारत की GDP का कम से 6% आपको अकेली शिक्षा पर खर्च करना है, ये कहती है NEP 2020। नेक्स्ट प्रश्न, किस शिक्षा नीति के स्थान पर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू किया गया है? कि हाल ही में जो नवीन शिक्षा नीति आई है NEP 2020, इसको पहले अभी कौन सी शिक्षा नीति लागू थी जिसके स्थान पर इस NEP 2020 को 29 जुलाई 2020 को लागू किया गया है? ये प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992, ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992, या ऑप्शन नंबर ए। देखो शिक्षा नीति की अगर हम बात करें तो सबसे पहली जो शिक्षा नीति आई थी भारत में, सबसे पहली शिक्षा नीति भारत में आई, और ये पहली शिक्षा नीति थी 1968,
1968 में शिक्षा नीति लाने वाली जो प्रधानमंत्री थी वो प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी। क्लियर है? अगर पहली शिक्षा नीति आपसे पूछे तो पहली शिक्षा नीति आएगी 1968 में। इसके बाद में जो दूसरी शिक्षा नीति भारत में आई वो दूसरी शिक्षा नीति आई 1986 में। कब आई? दूसरी शिक्षा नीति आई 1986 में, और 1986 में लाने वाले थे इनको राजीव गांधी, जो पीएम थे राजीव गांधी। इसके बाद इस 1986 में थोड़ा सा चेंजेज होगा, परिवर्तन होगा। 1992 में थोड़े बदलाव किए गए, सुधार किए गए, और अभी हाल ही में नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आई है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, वो है 2020। क्या है? 2020 है। और इस शिक्षा नीति को लाने वाले हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। श्री नरेंद्र मोदी जी इस नवीन शिक्षा नीति यानी कि 2020 को लाए हैं। तो कौन सी शिक्षा नीति के स्थान पर आई है? ये आई है 1986, दूसरी शिक्षा नीति के स्थान पर। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के स्थान पर। ये थे आज की क्लास में प्रश्न। मिलता हूं नए कंटेंट को लेकर, नए जोश, नए जुनून के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको इतना करना है कि ज्यादा से ज्यादा साथी हैं उनके साथ, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, आप उनके साथ इस वीडियो को शेयर करेंगे। जो भी आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, या और कोई प्लेटफॉर्म है जहां पर आप इसको शेयर कर सकते हैं, आप शेयर करें। तैयारी मन से करें, बिल्कुल आपका सिलेक्शन हो जाएगा, टेंशन नहीं लेनी है। जिस जोश और जुनून के साथ आप तैयारी कर रहे हैं, बस बरकरार परीक्षा तक उसी जोश और जुनून के साथ तैयारी करते रहें। मैं प्रतिदिन कोई ना कोई नए टॉपिक पर आपको वीडियो लेकर आता रहूंगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।